आज हमारे साथ महाराष्ट्र की सियासत का वो नवाब है जो पिछले 40 साल से अपनी गहरी राजनीतिक समझ और सटीक चुनावी रणनीति की वजह से अपने विरोधियों को धाराशाही करता रहा है। इस बार वो एक नए विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत के सबसे चर्चित शहरों में से एक नवाब मलिक की। नवाब जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। आपके उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही, चूंकि अजित पवार ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, पूरी महायुति में भूकंप आ गया है। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा भूकंप आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। विरोध भी कर रहे हैं। शायद अजीत पवार के सामने भी अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन मैं अजीत पवार साहब का आभारी हूं कि तमाम परिस्थितियों के विपरीत जाकर उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं उनका आभार मानता हूं। और इसीलिए हम दादा के साथ हैं। जब भी कठिन समय आता है वो हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम दादा के साथ खड़े हैं। आप दादा के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या ये चीज बताइए, चूंकि महायुति में सीट बंटवारे के पहले हर एक सीट पर बातचीत हुई थी, तो क्या अजीत पवार की तरफ से क्या बातचीत की गई थी आपके नाम को लेकर? क्या उन्होंने मनाने का प्रयास किया था बीजेपी और शिंदे को? सीटें बांटी जाती हैं तो कौन सी सीट किसको दी जाएगी ये चर्चा होती है। कौन से पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा ये कभी तय नहीं होता। हमारी पार्टी का उम्मीदवार तय करने का अधिकार अजीत पवार जी या पार्लियामेंट्री पार्टी को है। अगर हमारी पार्टी डिक्टेट करे कि शिवसेना से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, तो फिर दल थोड़ी चलाए जा सकते हैं। हमारी पार्टी के हिस्से में वो सीट छोड़ी इसलिए गई कि लोकसभा में 90,000 से पीछे थी, इसलिए पहले ही चर्चा में ये सीट छोड़ दी गई। अब जब मेरा नाम सामने आने लगा तो कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी की दलील यही है कि वो ऐसे आदमी का साथ नहीं दे सकते हैं जो जिसके डी कंपनी के साथ कनेक्शन हो, आतंकियों के साथ जिसके संबंध हो। देखिए, बेबुनियाद आरोप हैं। बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता। मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का मुझ पर आरोप है, आतंकवाद का कोई आरोप नहीं है। जो लोग बेहुदा बात कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। और जब कोई मुसलमान नेता हो तो उसे आतंकवादी घोषित कर दो, दाऊद के साथ उसके रिश्ते जोड़ दो, ये बहुत आसान चीज़ें होती है। कोई भी पॉलिटिशियन, अगर हमने 40 साल राजनीति की है, 50 साल लगभग 16 साल की उम्र से कॉलेज के ज़माने से हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू की राजनीति, इतना लंबा कैरियर में कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे, कभी भी चीज़ें इस तरह के सामने नहीं आई। लेकिन मुसलमान नेता हो तो उसे आसानी से कहीं ना कहीं दाऊद से जोड़ दो, मुसलमान नेता हो तो आतंकवादी बना दो। ये बहुत आसान है मुस्लिम नेताओं के साथ राजनीति करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए, और ये उसी तरह का एक खेल है। तो इसका अर्थ ये समझा जाए कि चूंकि आप मुस्लिम समाज से, इसीलिए जानबूझ के आपको टारगेट किया जा रहा है और दाऊद से जोड़ा जा रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं? 5 बार विधायक रहा, 6 बार मंत्री बना। मंत्री को तो सबसे आसान होता है करप्शन चार्जेस लगाना। क्यों नहीं करप्शन के चार्जेस लगाते मुझ पर? मुझे लगता है कि जब उन्हें ये पता है कि ये करप्शन के चार्जेस इस पर नहीं लगाए जा सकते, तो लोगों ने दाऊद से नाम जोड़ा। आतंकवादी बोल रहा है, कोई गद्दार तक बोल रहा है, देशद्रोही बोल रहा है। जबान है, हिला देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरह की बातें की जाती है कहीं ना कहीं लोग आहत होते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, आप पिछले 40 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे में आपके कई पार्टियों के नेताओं के साथ आपके व्यक्तिगत निजी संबंध है। फिर ऐसी क्या वजह है कि आज बीजेपी के तमाम नेताओं को आप फूटी आंख नहीं सुहा रहे? शायद जिस तरह से विपक्ष में रहने के वक्त जो हमने भूमिका ली है, जिस तरह से हमने राजनीति की, कहीं ना कहीं लोगों को उससे कुछ तकलीफें तो पहुंची है, और शायद उसी के कारण बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि आपका चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा क्योंकि आप पर एक गंभीर इल्जाम लगा हुआ है। ऐसा है, आज अजीत पवार जी ने एक कॉन्क्लेव में कहा कि आरोप है, कोई गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, और मैंने तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला है। मुझे उम्मीद है कि जल्द उसमें फैसला आ जाएगा। अब जो आरोप लगा रहे थे उन्हें किस तरह से ये कहेंगे कि आरोप गलत है, उनका अपना कोई कंपल्सन होगा। लेकिन अजीत पवार ने जिस तरह से हमें उम्मीदवार बनाया, जिस तरह से मीडिया में आज भी डिफेंड कर रहे थे, मुझे लगता है कि
मैं उनका कभी भी ऋण नहीं उतार सकता हूँ, जिस तरह से वो कठिन समय में मेरे साथ रहे। आप कह रहे हैं कि कभी भी आप अजीत दादा का ऋण नहीं उतार पाएंगे, आखिर ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि शरद पवार के साथ भी आपके काफी अच्छे संबंध है, अजीत दादा के भी साथ अच्छे संबंध है। वो कब पल आया जब आपको लगा कि इस दोराहे पर आपको अजीत पवार का साथ देना है? नहीं, जब मेरी जमानत हुई मैं घर आया, उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरह से हमारी दोनों बेटियों ने उस संघर्ष के समय में चीज़ों को हैंडल किया, तो जब सारी बातें वो बताने लगी तो मुझे लगा कि जिस तरह से वो हमारे साथ खड़े रहे, हमें लगता है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी ये भी कह रहे हैं कि अजीत कैंप में रहने की वजह से आपको एक फायदा ये हो सकता है कि जो आपका केस है वहां से आपको एक कम से कम एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अजीत दादा जो है एक निर्णायक भूमिका में शायद चुनाव के बाद हो सकता है। ऐसे में आप अपने केस की वजह से अजीत पवार के साथ है, ना कि शरद देखिए, पवार के ऐसा साथ है, है। जिस बेबाकी से हमने राजनीति की है, जिस खुलेपन से हमने सच्चाई को लोगों के सामने रखा, अगर डर से राजनीति करते तो ये बोलते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जेल में रहने या जेल जाने से नवाब मलिक कभी डरता नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि केस को लेके डर के मारे अजीत पवार के साथ है, हमें लगता है, हम तो बहुत सारे नेताओं को देखते हैं कि पब्लिकली कुछ और बात करते हैं, जाके फिर मिल के कुछ अलग बातें करते हैं। तो हम तो जो हैं वो हैं, हम किसी के साथ मुंह पे अलग बात करेंगे, पीछे अलग बात करेंगे, इस तरह से सार्वजनिक रूप से जो हम बात करते हैं वही भूमिका हमारी हमेशा रहती है। लेकिन महायुति का उम्मीदवार होने के बावजूद भी, चूंकि अजीत दादा उसका हिस्सा है, आपके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने तो कैंडिडेट उतार दिया है। हमें उम्मीद था, हमें ये पूरा यकीन था कि हमारे खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे, हमारी बिटिया के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लोग हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे, हम जीत ना जाए ये भी प्रयास किया जाएगा। इस बार तो हमेशा राजनीति में ये हमने देखा है कि जब भी मैं चुनाव लड़ता रहा, हर चुनाव में पार्टी के भीतर से भी विरोध होता रहा और विपक्ष के लोग भी विरोध करते रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ हमेशा रही है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक तरफ विपक्षी दल है और दूसरी तरफ महायुति के दल हैं, सभी लोगों के विरोध के बावजूद हम चुनाव जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप कह रहे चुनाव जीतेंगे, लेकिन चूंकि गठबंधन है तो ऐसे में अगर आपका प्रचार नहीं हो कर रहे हैं बाकी आपके साथी दल, अगर आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारा जा रहा है शिंदे सेना की तरफ से, तो ये गठबंधन का धर्म का तो उल्लंघन है। तो क्या अजीत पवार ने ये मुद्दों को उठाया है, क्या प्लेटफॉर्म पे रखा है कि ऐसा करना उचित नहीं है? मेरी जानकारी नहीं है इसको लेके। उम्मीदवार दोनों जगह पे डाले गए हैं। बेटी की विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की दो जो विधानसभा के मंडलीय अध्यक्ष हैं, एक पूर्व और एक वर्तमान, दोनों ने पर्चा दाखिल किया है। तो हमें ये सारी उम्मीदें थी कि ये परिस्थितियां बनेंगी और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसी तरह से हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपके खिलाफ न सिर्फ बीजेपी है, शिंदे सेना है, बल्कि जब से आपको उम्मीदवारी दी गई है आपके पुराने साथी, चाहे ठाकरे सेना हो, कांग्रेस हो, वो भी दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं शिंदे पर कि आप बताइए जिसे आप दाऊद का साथी कहते थे उसी को उस आपके गठबंधन ने टिकट दे दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स है, इस तरह से चीज़ें होती रहती है, स्वाभाविक है, हर आदमी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। हम किसी को इस तरह के बयान देने से रोक नहीं सकते। लेकिन ये बात सच है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव ना जीतूं, लेकिन जनता चाहती है कि मैं चुनाव जीतूं। क्या वजह है कि आखिर नवाब मलिक के चुनाव जीतने से किसे आपत्ति होगी, परेशानी किसे होगी? जो मेरे विरोधी हैं उनको तो होगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीति में समाप्त हो रहा है, फिर से कैसे ये जिंदा हो जाएगा। अलग अलग सोच लोगों की है, लेकिन उसको लेके हम कोई बुरा नहीं मानते। जिससे जो करना करे, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बात अब तक होती तो ठीक था, आपकी बेटी पहली बार चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र में हमने आमतौर पे देखा है कि पहली बार जब किसी सियासी परिवार से कोई सदस्य खड़ा होता है तो समर्थन दिया जाता है, कम से कम एक तरफ से तो समर्थन दिया जाता है। लेकिन विपक्ष जो है उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए, सत्ता पक्ष जो है उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए। फिर सना, क्या आपको लग रहा है इस कड़े मुकाबले, चूंकि उनका पहला चुनाव है, टक्कर दे पाएंगी? कितना मुश्किल चुनाव उनके लिए भी नहीं, होगा? मुझे तो नहीं लगता। उसे लड़ाने का फैसला ही इसलिए मैंने किया कि मेरी गैर हाजिरी में सारा विधानसभा का काम वो देख रही थी। और जब मैं जेल से छूट कर आया, बीमारी से उभरा, और जब मैं दफ्तर में 2 केबिन थे, मैं अपने केबिन में बैठ रहा था जाके, सना अपने केबिन में बैठ रही थी, तो मैं पहले पहुंच जाता था, वो अपने बाल बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के थोड़ा खाना पानी का इंतजाम करके दफ्तर आती थी।
तो भीड़ जो बाहर बैठी रहती थी, मैं पूछता था कि भाई लोग मिलने के लिए बैठे, भेज दीजिए। तो स्टाफ कहता था आपसे मिलने नहीं आए हैं ये लोग, ये सना मैडम से मिलने के लिए आए। तब मैंने फैसला कर लिया था इसे अब चुनाव लड़ाया जाएगा। अब ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लोग, उसके साथ बड़े पैमाने पे नौजवान महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो हमें लगता है मुझसे ज़्यादा आसानी चुनाव लड़ने में सना का चुनाव मुझे लग रहा है। नौ भाई, आखिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? देखिए, इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है। जो लोग ये कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी 160 सीटें जीत जाएगी, मैं नहीं मानता। इस बार मुकाबला एकदम कांटे का है। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, छोटे दल खड़े हैं, रिबेलियंस खड़े हैं। अब नॉमिनेशन वापस लेने की 4 तारीख के बाद चीज़ें और साफ होगी, लेकिन लड़ाई कांटे की है। और जब ऐसी परिस्थिति होगी तो बिना अजीत पवार के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, और निश्चित रूप से जो भी सरकार बनेगी बिना अजीत पवार की मर्जी की सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसे में अजीत पवार, देखिए पवार परिवार का हमने हमेशा देखा, सियासी भले ही मतभेद रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है या कुछ ऐसी स्थितियां होती है, शरद पवार सभी को एक साथ लेकर आ जाते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि वो किंग मेकर बन सकते हैं, तो क्या कुछ और भी समीकरण चुनाव के बाद हम देख सकते हैं, मिलन हो सकता है इनका? देखिए, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र, कोई परम शत्रु नहीं होता। परिस्थितियाँ, दोस्त और दुश्मन बदलते रहती हैं। 5 साल पहले किसी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार जिनके साथ हैं उनको छोड़ के कोई भागेंगे। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है, अजीत पवार डिक्टेटिंग पोजीशन में रहेंगे, अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होगी, बिना कोई कार्यक्रम के सरकार बन जाएगी, ऐसी परिस्थिति नहीं रहने वाली। अजीत पवार के बिना सरकार नहीं बनेगी, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जहाँ तक परिवार की बात है, तो कोई भी परिवार टूटे हम कभी नहीं चाहते। जो भी परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, वो भी एक रहना चाहिए, पवार का परिवार हो या हमारा परिवार हो, परिवार किसी का न टूटे, सारे परिवार इकट्ठा रहे, ये सभी लोग चाहते हैं। ओके, आप कह रहे, लेकिन इसी साथ में आपका कई बयान में पढ़ रहा था, आप ये भी कह रहे कि पानी पर लाठी से अगर मारा जाए तो पानी को अलग नहीं किया जाता। आप ये क्यों ऐसा कहते परिवार के संदर्भ में? हमारे उत्तर भारत में एक मसला है कि लाठी मारे पानी अलग नहीं होता। तो पानी है, परिवार एक होता है, कितना भी मन मुटाव हो तो एक समय आता है परिवार एक हो जाते हैं। तो ये मेरा मतलब ये नहीं है कि परिवार बिखर गया तो जुड़ेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। परिवार के लोग हैं, कभी भी बैठ के बात कर सकते हैं। राजनीतिक आज मतभेद हैं, लेकिन परिवार अलग हो जाए ये कोई नहीं चाहता। ये तो बड़ा संकेत दे रहे हैं आपकी, रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं सियासत से, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ग्वालियर में परिवार अलग अलग रहे, फिर एक समय आया सारे परिवार एक हो गया। तो बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं, अलग अलग रहे, लेकिन एक समय आता है जब इकट्ठा हो भी जाते हैं। कुछ परिवार बहुत साथ में रहते हैं, समय आता है अलग हो जाते हैं। तो किसी का भी परिवार राजनीति के कारण टूटे हम कभी नहीं चाहते, और ये अच्छी बात भी नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा अब जिसके खिलाफ आप मैदान में उतरे हैं, अबू आजमी, उनका दावा है कि पिछले 3 बार से मैं विधायक हूं, मैंने उस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। नवाब मलिक तो एक बाहरी है जो पैराशूट से अपना क्षेत्र छोड़ के उनके क्षेत्र में आ गए। जनता ने मुझे आग्रह किया है, जिस तरह की राजनीति वहाँ पे है, ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, गुंडई है, फिल्म में जिस तरह की राजनीति होती है, कोई जो पॉलिटिशियन होता है एक विलन की तरह उसका रोल रहता है, ऐसे हालात वहाँ पे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नगर सेवक है, उनका जिस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं आप देखेंगे तो एक भय का वातावरण है, लोग भय से मुक्ति चाहते हैं। हजारों की संख्या में लोग मेरे यहाँ आकर आग्रह कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैंने संकल्प किया है कि मैं ड्रग मुक्त शिवाजी नगर मानपुर बनाऊंगा, भय मुक्त शिवाजी नगर मानपुर बनाऊंगा, चिकित्सा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, ये सारे मुद्दे हैं। कुपोषण में सबसे बुरी परिस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र की है, औसत उम्र लोगों की कम है, डंपिंग ग्राउंड का मामला है, एसएमएस कंपनी का मामला है, गरीब हैं, बेरोजगारी है, गुंडई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। एक मुंबई की सबसे पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है जो चैलेंजिंग है। जब मैं पहली बार नेहरू नगर, जहाँ हम बैठ के भी बात कर रहे हैं, यहाँ से जब विधायक बना तो कुर्ला ये क्राइम रेट में सबसे आगे था,
और 5 साल के भीतर क्राइम में मुंबई शहर में यही कुर्ला नेहरू नगर पुलिस स्टेशन सबसे नीचे के पायदान पे चला गया। जो कहीं ना कहीं धर्मों के बीच में, समुदायों के बीच में नफरत थी, वो हमने मिटाने का काम किया। जो इसी कुर्ला स्टेशन पे पाकिट मारों का अड्डा कहा जाता था, गुंडों का अड्डा कहा जाता था, सब चीज़ें आज देखिए कुर्ला में परिस्थितियाँ बदली हैं, विकास किस तरह से हुआ है। तो जब एक विजन लेके आप राजनीति करते हो तो परिस्थितियाँ बदलती। आप विजन की दलील दे रहे, लेकिन फिर एक बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नवाब मलिक अगर यहां से जीतते हैं, इस सीट से जीतते तो अल्टीमेटली फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि आप तो महायुति का हिस्सा हैं। भले ही आप बीजेपी आपका विरोध करे, लेकिन उनका एक विधायक बढ़ जाएगा तो नुकसान जो है मुसलमानों का होगा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो किस पार्टी में थे? दल बदल देने से विचार बदल जाते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में आज देखोगे तो घालमेल की परिस्थिति है। कौन कब कहाँ चला जा रहा है, कौन कांग्रेसी भाजपाई बन जा रहा है और कौन सा भाजपाई कांग्रेसी बन जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है देश में। विचारधारा मिनटों में बदल रही है लोगों की, लेकिन हमने कभी हमारे विचार नहीं बदले। जो लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं वो उनकी जननी कौन से दल हैं, उनको सोचना पड़ेगा बात करने से पहले उनकी विचार क्या है, वो किस तरह की राजनीति करते हैं, वो पहले अपने गिरबान में जाके फिर मुझ पर उंगली उठाएं। आपके आप थोड़ा निजी जीवन को लेकर बात करते हैं। आप चूंकि समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं और आमतौर पे एक आप लोगों के जितने भी समाजवादी उनमें एक कहावत प्रसिद्ध है, आधी जिंदगी रेल में आधी जिंदगी जेल में। हाँ, तो लोग यही मुझसे कह रहे हैं कि जेल के डर से वहाँ पे है, तो हम लोग समाजवादी है, रेल और जेल के खेल में माहिर हैं। जेल के डर से कोई हम लोग अपनी विचारधारा बदल देंगे? अगर कोई लोग इस तरह की बात करते हैं तो गलत है उनका कहना। हाँ, मेरे निजी जीवन, मेरे परिवार उत्तर प्रदेश का परिवार है। सभी की तरह शहर में अवसर की तलाश में आए। हमारे दादाजी भी थे, पिताजी रहे, मैं रहा, तो लगभग 70-72 साल से इस शहर में हम लोग हैं। मैं जन्म मेरा तो उत्तर प्रदेश में धुसवा एक गांव में हुआ, लेकिन जन्म के 1-1.5 महीने बाद ही मैं शहर आ गया। अपनी माँ की पहली संतान होने के कारण मायके में बच्चा पैदा होता है। उसके बाद मैं लगातार 65 साल से इस शहर में हूँ। पहले जो हमने पढ़ाई की शुरुआत की, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़े 7वीं तक, फिर अंजुमन इस्लाम में पढ़े, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया। बड़ा लड़का होने के कारण कारोबार में जुड़ गया। कबाड़ी हम लोग हैं, कबाड़ का कारोबार था। पिताजी ने कारोबार किया, हमने कारोबार किया, लेकिन अब हमारी जो नई पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, वकील है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, फैशन डिज़ाइनर है, भाइयों के बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। तो अब नई पीढ़ी जो है, जो हमने कामकाज किया है उसकी तरफ वो जाना नहीं चाहते, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो निजी जीवन में जो पिताजी थे, हमारी सोच अलग हुई, हमारे बच्चों की सोच अलग हुई, अब उनके बच्चों की सोच अलग हो रही है। तो समय समय पे जैसे जैसे शिक्षा होती है, एजुकेटेड होती है फैमिली, तो उनका सोचने का ढंग बदलता है। बिल्कुल, आपने इस शहर का अपना पूरा जीवन बताया। इसी में एक आपके जीवन, सियासी जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष का पल उस समय था जब आप मंत्री थे, बावजूद इसके आपको जेल जाना पड़ा। तो उस 17 महीने के अनुभव के बारे में बताइए, कितना मुश्किल भरा पल आपके लिए था, नहीं, कैसे वो दिन? ठीक है, जेल में तो परेशानी होती है, कैद कोई भी हो, कैद कैद होती है, आज़ादी आज़ादी होती है। तो कोई भी कैद में, चाहे सोने के महल में रख दीजिए तो कैद कैद होता है। मुझे लगता है कि जेल गए, परेशानी आई, लेकिन मेरा अनुभव है जीवन में, जब जब कोई परेशानी मुझे आती है, जितना मुझे दबाया जाता है उतनी ताकत से मैं उछलता हूँ। मुझे लगता है इस चुनाव में जिस तरह से चीज़ें मेरे साथ हुई, इस चुनाव के नतीजे के बाद हमें लगता है कि हमारा सियासी जो पहचान हमारी है और ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगी। जब आप जेल में थे तो आप पूरी जिम्मेदारी घर की आपकी बेटियों पर आ गई थी। उन्होंने किस तरह से इस संघर्ष भरे पल का सामना किया? कौन कौन सियासी लोग थे जो आप उस समय आपके परिवार के साथ खड़े थे? देखिए, मैं उस समय जो मुख्यमंत्री थे, हमारे दल के अध्यक्ष थे, उनका सभी का आभारी हूँ, क्योंकि मुझे गिरफ्तारी के बाद सरकार जब तक गिरी नहीं, मैं मंत्री के नाते भी जेल में भी मंत्री ही रहा। सरकार गिरने के बाद मेरा मंत्री पद चला गया। सभी लोगों की सहानुभूति मेरे साथ थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आदमी मेरे साथ था, वो आदमी मेरे साथ नहीं था। सभी लोगों की सहानुभूति थी, कम ज़्यादा सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जो उनसे बन पड़ा किया। लेकिन मजबूती से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो ये अजीत पवार जी।
क्या कभी देवेंद्र फडणवीस जी से आपकी बातचीत होती इस पूरे वाक्य के बाद? नहीं नहीं, ऐसे ही नमस्ते वगैरह सामने सामने हो गए तो हो गए, लेकिन कभी कोई अलग से मुलाकात या कोई बातचीत नहीं हुई। खलिश है, तकलीफ है, परेशानी है जो पूरा वाकया हुआ, क्योंकि आपके जो समर्थक है उनका ये कहना है कि आपके सियासी जीवन में जो कुछ भी का घटनाक्रम हुआ है पिछले 2.5 साल में, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, राजनीति का भाग है, उनकी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीति है। कोई व्यक्ति किसी को राजनीति में ख़त्म कर देगा, ये ऐसा होता नहीं। राजनीति में लोग जो हैं वे जनता की ताकत से आगे जाते हैं या पीछे आते हैं। जनता का समर्थन जिस प्रकार का हमें है, हमें लगता है और आगे जाए। सुलह की उम्मीद करें, क्योंकि आप लोग महायुति का हिस्सा है, भले अभी थोड़ी तलखी हो, आगे चल के क्या संभावनाएं हैं सुलह उनसे हो जाए जो विवाद था? नहीं, लड़ाई हम कहाँ कर रहे हैं, हमने तो कोई ना लड़ाई की है ना सुलह का सवाल होता है। जो भी चीज़ें हैं अब न्यायालय में जो भी होगा होगा। अब कोई ऐसे नहीं कि किसी के कुछ बोल देने से बातें बदल जाएगी। न्यायालय में हमें उम्मीद है कि हम पूरी तरह से दूध की तरह साफ होकर निकलेंगे। चलिए, ढेरों शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।